नमस्कार दोस्तों, साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बम्पर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन कंप्लीट करना है, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी। अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए ये सभी प्लेन उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर है, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट है और एक वार वेटरन भी है। ये 5 प्लेन उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। फ्लोरिडा से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम भी काफ़ी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे के बाद इनके स्क्वाड लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक इनके कंपास में प्रॉब्लम आ रही है और इनके कंपास धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अब प्लेन्स के पायलट्स को पता नहीं है कि इनकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर है। ये बाकी पायलट से पूछते हैं और उनके साथ अपना संपर्क बनाए रखते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि इस जो मिशन है इसको कंडक्ट किया जा रहा था स्क्वाड्रन लीडर टेलर के द्वारा, और कंपास खराब होने के बाद में काफी कंफ्यूजन से मैसेज सुनने को मिलते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन से ट्रेलर कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम को 4:56 पर ट्रेलर को लगता है कि उनका विमान एक्चुअली में गोल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो बाकी सारे अपने प्लेन्स को कंडक्ट देते हैं कि ईस्ट की ओर डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद है जिन्हें लगता है कि वो एक्चुअली में अभी ईस्ट में ऑलरेडी है और उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के बाद में वो इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन से सुनने को मिलता है, यानी कि बाकी क्रूज मेंबर को शक था कि एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। उस वक्त माना जाता है कि ये सभी प्लेन एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा से। शाम को 7:04 पर ट्रेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और उसके बाद हमेशा के लिए ये 5 प्लेन गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक भी इन प्लेन्स के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है कि ये कहाँ गए या किस प्रकार से गायब हुए। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद में एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। 13 लोगों के क्रू के साथ इनका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकल जाता है और यह भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 में 14 लोग गायब हो गए थे और अब इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग भी गायब हो गए थे। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए चलाया गया, लेकिन कोई भी अता पता नहीं चलता है। ना ही किसी भी प्रकार की बॉडी इंसान की मिलती है और ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा इनको मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां पर ये प्लेन दोनों गायब होते हैं उस एरिया को आज के दिन बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बरमुंडा ट्रायंगल बताया जाता है कि समुद्र का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा है जहां पर 100 से ज्यादा प्लेन और जहाज अब तक गायब हो गए हैं, जिनका आज तक भी कोई अता पता नहीं चला है। यह एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्लूटो रिको तक और ऊपर बरमुंडा देश तक एक ट्रायंगल सा बना हुआ है। यह बहुत ही बड़ा एरिया है जहां पर प्लेन्स और शिप्स गायब होते रहते हैं। बरमुंडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 1492 में कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने के लिए निकलते हैं तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो जब इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया, और एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आकर आसमान की तरफ देखा तो उसे एक बड़ी अजीब सी चीज या अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। एक स्ट्रैंगल लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही है, और आग का गोला उन्हें आसमान से नीचे समंदर में गिरता हुआ दिखता है। यहाँ से शुरू होती है ये मिस्ट्री।
और आने वाले सदियों में इन्हें कई तरह के नामों से जाना जाता है। बरमुंडा ट्रायंगल पर कई प्रकार के रिसर्च किए गए, कई प्रकार के आर्टिकल लिखे गए, कई प्रकार की फिल्में बनी, कई प्रकार के सॉन्ग भी इस पर बने, लेकिन आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि समुद्र का ये हिस्सा जो कि प्लेन्स और शिप्स को गायब करता है, इसमें किस प्रकार का राज छुपा हुआ है। बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ और घटनाओं की अगर हम बात करें तो एक और भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1980 में। यूएसएस कोलिपोस जहाज को लेकर यूएसए नेवी का उस समय का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप था जो उन्होंने बनाया था अमेरिकी नेवी के लिए। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड था। यह शिप ट्रपोस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन एक दिन 4 मार्च 1918 में इस शिप में 306 लोग बैठे थे। इस यूएसएस कोलिपोस में वाशिंगटन के पास एक शहर है बाल्टीमोर, वहां से यह जहाज रवाना होता है ब्राजील की ओर। और 306 लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैग्नीज भी था। यह रास्ता तय करने में उन्हें करीब 9 दिन का समय लगने वाला था। यह जहाज सही सलामत रवाना हुआ था। शिप की तरफ से मैसेज आया जाते वक्त वेदर फायर ऑल वेल, लेकिन यह मैसेज जहाज का आखिरी मैसेज साबित होता है। इस शिप की तरफ से आखिरी मैसेज मिलने के बाद में आज तक इस जहाज का कोई भी अता पता नहीं चला। अचानक से यह गायब हो गया और इस शिप ने सबको चौंका कर रख दिया। यूएसए नेवी के वन ऑफ द बिगेस्ट शिप, इतना बड़ा जहाज कैसे अचानक गायब हो जाता है। अगर यह घटना सुनने में आपको मिस्टीरियस लगती है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है एलियन ऑस्टिन की कहानी। एलियन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 में एक 200 फीट लंबा जहाज लंदन से यूरोप जा रहा था। बड़ी आम बात है, उस टाइम पर बहुत जहाज यह सफर करते थे, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखाई देता है। एक अनआइडेंटिफाइड शिप बरमुडा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से दिखने में यह अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान का नाम और निशान भी मौजूद नहीं था। कोई क्रू इसके अंदर नहीं था। यह शिप समंदर में अपने आप ही चल रहा था। तो एलियन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा जरा मैं इस जहाज में जाकर देखता हूं कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर पहले इस कैप्टन ने 2 दिन तक इंतजार किया उस जहाज के पास से अपने जहाज को लगाकर कि अगर कोई भी इसके अंदर है तो हमें पता लग सके। तो 2 दिन के बाद में कैप्टन ने उस अनजान जहाज के अंदर कदम रखा। इस जहाज के अंदर बहुत सारा सामान रखा था। सारी चीजें जैसी थी वैसी की वैसी थी, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का पायरेसी अटैक या समुद्री लुटेरों के द्वारा अटैक नहीं किया गया था। यह देखकर एलन ओशियन का पायलट भी आश्चर्यचकित रह गया कि इस पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं हुआ। तो इसके जो क्रू मेंबर है या इस जहाज को चलाने वाला पायलट है वो आखिर कहाँ गायब हो गया। इसके बाद में एलियन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को इस नए जहाज पर भेज देता हूं और दोनों जहाज को हम साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज साथ साथ आराम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक दिन तूफान आ जाता है और दोनों जहाज अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वह अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद में एलियन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस अनजान जहाज पर उन्होंने अपने क्रू मेंबर को भेजा था। उसके बाद में कैप्टन को अपने स्पाई ग्लास में वह जहाज दिखाई देता है, जिसके बाद में वह इसके करीब पहुंचता है। तब पता लगता है कि उस जहाज में कोई भी इंसान फिर से मौजूद नहीं थे। जो क्रू मेंबर इस जहाज से गए थे वो इस अनजान जहाज से गायब हो गए थे। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि यह जहाज अब भी सही सलामत था। कहा जाता है कि एलियन ऑस्टिन कैप्टन ने दोबारा कोशिश करी उस अनजान जहाज को अपने साथ लेकर चलने की। कुछ नए और क्रू मेंबर को भेजा उस जहाज को चलाने के लिए, लेकिन फिर से 2 दिन के बाद में जब एक नया तूफान आया तो पुराना सीन फिर से रिपीट हो गया। एलन ऑस्टिन का जहाज जब वापस लौटता है तो उनके ओनर से इनकी कहानी को सुनकर घबरा जाते हैं और इस जहाज को बेच डालते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नाम बदल कर मेटा रख देती है। बहुत सारे थिंकर्स का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में एक लेजेंड है
जो इन घटनाओं के पीछे का कारण बना हुआ है। इसको लेकर कई थ्योरीज ऐसी भी बनाई गई है कि इस जगह पर एलियंस आकर जहाजों को और विमानों को गायब कर देते हैं या अपने साथ ले जाते हैं। पहले कारण की बात करें, अगर हम सैटेलाइट की मदद से इस एरिया को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर समंदर के अंदर ज्यादा गहराई मौजूद नहीं है और यहाँ पर ऊपर मिट्टी वाला एरिया मौजूद है, जिसकी वजह से कई साल पहले यहाँ पर जहाज है वो मिट्टी के अंदर फंस जाते थे और समंदर के अंदर समा जाते थे। समुद्र के नीचे आपको यहाँ पर ज्यादा हरिकेन्स देखने को मिलते हैं। तो चाइना, अगर हम ज्यादा हरिकेन्स की बात करें तो चाइना नंबर 1 पर आता है और इसके बाद में नंबर 2 पर आता है यूएसए और तीसरे नंबर पर आता है क्यूबा। यूएसए की बात करें तो सबसे ज्यादा हरिकेन्स कौन से स्टेट में आते हैं, तो वो आते हैं फ्लोरिडा में। चौथी एक्सप्रेशन यह दी जाती है कि मीथेन को लेकर भी कुछ जहाज यहाँ पर डूब जाते हैं। कुछ ऐसे एरिया समुद्र के अंदर होते हैं जहाँ पर बड़ी फील्ड्स पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट की। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। उन्होंने देखा कि मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक मात्रा से ज्यादा, तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बायंसी होती है एक जहाज के वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो जहाज पानी के अंदर डूब सकता है। लेकिन बरमुंडा ट्रायंगल में जितनी भी अब तक दुर्घटनाएं हुई है, इसको लेकर कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि इसकी वजह से यह घटना हुई है। सभी वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी खोज में अलग अलग चीज बताई है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको लेकर एक साइंटिफिक तरीका यह भी है कि ये माइंडसेट पर निर्भर करता है कि अगर आप किसी चीज को नोटिस ज्यादा देर तक करते हैं या ज्यादा फोकस उस चीज पर करते हैं तो वो चीज आपको बार बार दिखाई देती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कोई गाड़ी लोगे या आपके परिवार या गार्जियंस में कोई गाड़ी लेता है, यानी आप गाड़ी का कोई सा भी मॉडल लेते हो और उसके बाद में उस गाड़ी पर बैठकर आप रोड पर चलते हो, तो आपको दिखाई देता है कि उस मॉडल की ज्यादा गाड़ियां रोड पर चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस मॉडल की गाड़ियां आपके लेने के बाद में ही ज्यादा नहीं बिकी है, वो पहले ही ज्यादा थी। लेकिन आपके गाड़ी लेने के बाद में आपका जो पूरा ध्यान है वो उस गाड़ी पर केंद्रित हो गया है। इस एग्जाम्पल की मदद से दोस्तों मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बरमुंडा ट्रायंगल कोई समुद्र का ऐसा एरिया नहीं है जहां पर यह दुर्घटनाएं होती है। प्लेन्स और जो जहाज है वो डूबते हैं। समुद्र के बहुत से ऐसे एरिया है जहां पर भी प्लेन्स और शिप्स है वो डूबते रहते हैं, लेकिन बरमुंडा एरिया है वो लोगों की नज़र में ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से यहाँ की दुर्घटनाएं हैं वो मिस्टीरियस लोगों को लगती है कि यहाँ पर ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समुद्र के बहुत से एरिया है जहाँ पर ये दुर्घटनाएं होती रहती है। लेकिन बरमुंडा ट्रायंगल को लेकर काफ़ी लोगों ने खोज की, काफ़ी आर्टिकल्स इस पर लिखे गए, कई फिल्में इस पर बनी और लोगों के मन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा होने लगी, जिसकी वजह से ये लोगों की नजर में ज्यादा सर्वाइवल करने लगा। तो दोस्तों अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि समुद्र के बहुत से ऐसे एरिया है जहां पर ये दुर्घटनाएं होना आम बात है। लेकिन बरमुंडा ट्रायंगल ज्यादा आर्टिकल्स और ज्यादा पब्लिसिटी के कारण लोगों के नजरों में आ गया और लोगों के मन में इसको जानने की जो जिज्ञासा है वो बढ़ गई। इसलिए बरमुंडा ट्रायंगल का आज भी नाम चलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।